दोस्तों नमस्कार। आज का सब्जेक्ट है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के फिफ्थ नंबर के चैप्टर कॉलम्स के अंदर आज हम लोग यूलर्स का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, वो भी कॉलम्स की एंड कंडीशन के आधार पर। और आज जो हमने एंड कंडीशन ली है वह है वन एंड फिक्स एंड अदर एंड फ्री। तो वन एंड फिक्स एंड अदर एंड फ्री के लिए यूलर्स फॉर्मूला कैसे ड्राइव करते हैं इसको समझने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा और जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो एंड कंडीशन है उसके आधार पर हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो उस डायग्राम को मैं बना रहा हूं, आप ध्यान से देखें और जो जो मैं समझाता चलूंगा साथ में उसको भी साथ में समझना है। हमने क्या मान लिया, ये कॉलम है। सीधी आपको ये कॉलम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सीधी स्केल की सहायता से स्ट्रेट लाइन बनाना पड़ेगी। हमने यहां पर कैसी बना दी, फ्री हैंड बना दी है। तो फ्री हैंड यहां पर ऐसी लाइन बना दी है। इसको क्या करेंगे, जैसी कंडीशन लिखी वन एंड फिक्स है तो हमने नीचे का जो सिरा है उसको हमने क्या कर दिया, ऐसा फिक्स कर दिया है। ऊपर का हमने क्या मान लिया, फ्री मान लिया। अब यहां पर हम एक इमेजिनरी लोड लगा देते हैं। हमने मान लिया एक लोड लगा पी। अब ये लोड पी लगने के कारण क्या होगा, ये टिल्ट होगा, या तो इधर होगा या इधर होगा। तो जिस तरह की इसकी कंडीशन दी है हमने मान लिया ये इधर फिक्स है तो ये क्या इधर को झुक गया। तो झुकने के बाद जो कंडीशन बनेगी वो लगभग इस तरह की बनेगी जैसी मैं यहाँ पर बना रहा हूं। तो ऐसी उसको मैंने किससे दिखा दिया, डॉट डॉट लाइन से ऐसा दिखा दिया है। अब हमने मान लिया पी जो लोड कहां शिफ्ट हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा, क्योंकि जब पूरा कॉलम टिल्ट होगा इधर को झुकेगा तो पी लोड भी इधर आ जाएगा। हमने मान लिया पी लोड शिफ्ट होकर कहा, यहां पहुंच गया और कितनी डिस्टेंस पे पहुंच गया, हमने कंसीडर कर लिया ए डिस्टेंस पे पहुंच गया। हो सकता बुक में कुछ और दिया हो तो इससे कंफ्यूज ना हो। अब जो इसके बीच में दिख रहा है ये डिफ्लेक्शन हुआ, इस डिफ्लेक्शन को हमें कंसीडर करना पड़ता है। तो हमने ऐसा मान लिया, यहां पर ऐसा एरो बना दे। हमने मान लिया जो डिफ्लेक्शन कितना हुआ, बाय हुआ, और जो डिफ्लेक्शन यहाँ पर जो सेक्शन हमने माना उसको भी मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन हुआ उसको हमने एक एक्स एक्स सेक्शन से डॉटेड कर दिया और ये पॉइंट है यहाँ पर, इसको पॉइंट को मैंने क्या नाम दे दिया, क्यू नाम दे दिया। और जो सेक्शन है इसको मैंने क्या मान लिया, इस सेक्शन हमने किससे माना, एक्स डिस्टेंस पे क्या मान लिया, मैंने एक सेक्शन मान लिया एक्स एक्स, जहां पर हमने कंसिडर कर लिया कि यहाँ पर ये डिफ्लेक्शन वाई हो रहा है। इसको आप कहीं भी कर सकते हैं, जरूर नहीं, यहाँ पर थोड़ा ऊपर भी कर सकते हैं, थोड़ा नीचे भी कर सकते हैं, इसमें भी टेंशन रहना है। और जो पूरी कॉलम की लेंथ है उसको मैंने मान लिया क्या है, कॉलम की जो लेंथ है वह कितनी है, एल है। अब जो जो यहां पर मैंने मुंह से बोला उसको हमें क्या करना पड़ता है, लिखना भी पड़ता है। तो इसके लिए अब जो हमने कॉलम माना उसको हमने ऊपर वाली कंडीशन क्या मान ली, ए मान ली है, और नीचे वाली जो फिक्स एंड कंडीशन उसको क्या मान लिया मैंने, बी मान लिया। अब जितना भी मैंने यहां पर बोला उसको हम क्या करेंगे, यहां पर लिख कर दिखाएंगे। अब यहां पर जो जो मैंने बोला उसको लिख दिया। एल क्या मान लिया, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम। ए क्या मान लिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। पी क्रिपलिंग लोड। वाई क्या, डिफ्लेक्शन हो गया। और इसको कंसिडर कर लिए एक्स एक्स सेक्शन पर क्या है, एक्स फ्रॉम एंड वी, मतलब जो एक्स एक्स सेक्शन मान लिया जैसा कि यहां पर माना हुआ है, और एंड बी से क्या मान लिया, एक्स डिस्टेंस पर मैंने एक्स एक्स सेक्शन मान लिया। अब जो हम यूलर्स फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, जो यूलर्स फॉर्मूला निकालते हैं उसमें पूरे कंसेप्ट यूज होते हैं हमारी बेंडिंग इक्वेशन। तो बेंडिंग इक्वेशन के लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ती है, मूवमेंट निकालने की। तो इस पे हम क्या करेंगे, जो सेक्शन माना यहां पर जो पॉइंट क्यू माना है इस पर क्या निकालेंगे हम, बेंडिंग मूवमेंट निकालेंगे। तो जो मूवमेंट निकालते हैं वो आपको आता होगा, क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, उसी कंसेप्ट पे निकालते हैं। लेकिन यहाँ उसके लिए हमें लिखना भी पड़ता, तो उसको भी मैं लिख लेता हूं। तो हमने ऐसा लिख दिया, आपको भी लिखना है, टेकिंग अ मूवमेंट अबाउट पॉइंट बी, मतलब टेकिंग अ मूवमेंट अबाउट पॉइंट क्यू, यहाँ पर क्यू लिखना है। आपने पिछले वीडियो में भी देखा होगा, वहां पर बी टाइप हो गया लेकिन मुंह से क्यू ही बोला होगा, तो वहां पर उसको सही कर लें जैसे मैंने इसमें सही कर दिया। क्या इस पॉइंट के अबाउट, जिस पॉइंट के अबाउट हम मूवमेंट ले रहे हैं उसी पॉइंट को लिखेंगे। तो क्यू माना मैंने इस पॉइंट को, तो क्या लिख दिया मैंने, क्यू पॉइंट के अबाउट ले रहा है, सेक्शन एक्स एक्स पर ले रहा है। याद रखें, तो पिछले वीडियो को करेक्ट करना, सिर्फ कुछ करेक्ट नहीं करना। जहां पर बी लिखा है मैंने उसको बी की जगह क्या लिख देंगे आप, क्यू लिख देंगे, तो उसको ध्यान रखें। अब हमें क्या कर, जब हम मूवमेंट लेते हैं तो याद रखें वहां पर साइन की भी जरूरत रहती है, प्लस लेना है या माइनस लेना। तो हम लोग जानते हैं अगर इस तरह का कर्व आपको कहीं मिलता है, इस तरह का डिफ्लेक्शन एक कर्व होता है, तो इसको हम क्या लेते हैं, निगेटिव लेते हैं। और इस तरह का मिलता है तो हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। इसको बोलते हैं कॉनकेव, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये इस तरह का बना हुआ है, तो किस टाइप का दिख रहा है मुझे, इस टाइप का दिख रहा है, तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो याद रखें साइन कौन सा लेना, प्लस लेना।
तो हम लोग क्या मूवमेंट जब निकालते हैं तो उसको हम किससे m से डिनोटेट करते हैं, उस सेक्शन x एक्स है तो हम क्या लिख देंगे x एक्स लिख देंगे, इक्वल लगा देंगे। क्या होता है मूवमेंट, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स से हो गया, इस पॉइंट के अबाउट लेना है तो देखेंगे फोर्स से हो गया और इतनी क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कितनी, इतनी। तो ये डिस्टेंस हमें पता नहीं है क्योंकि हम जानते हैं यहां से यहां तक क्या y है और टोटल डिस्टेंस क्या है a है। तो अगर हम इससे यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, a है, और इतनी डिस्टेंस कितनी है, y है, तो हम इसको y को माइनस कर देंगे। तो हमारी जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक क्या हो जाएगी, a माइनस y हो जाएगी। क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस में से अगर हम a डिस्टेंस घटा देंगे तो हमारी यहां से यहां तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए वह आ जाएगी, क्या हो जाएगी, a माइनस y, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर फोर्स हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे, प्लस है तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट p लिख देंगे और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या निकाली, a माइनस y, और इसको ऐसा बंद कर देंगे। इसको हम ओपन भी कर सकते हैं, तो ओपन करने के लिए बड़े आसानी से हमें क्या करना है, इसको यहाँ पर m ax x लिख दें, इक्वल में क्या हो जाएगा, p a माइनस p y, बस इस इक्वेशन को क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अब हम बेंडिंग इक्वेशन से जानते हैं mx इक्वल टू जो फिक्स फॉर्मूला होता है वह कैसे निकालते हैं, मैं बता चुका हूं पिछले वीडियो में, लेकिन यहां पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं तो वह भी ध्यान से देखना है। तो हम यहां लिखेंगे फ्रॉम, क्या लिखेंगे, या ऐसा लिखेंगे, वी नो दैट फ्रॉम बेंडिंग इक्वेशन, याद रखना, फ्रॉम बेंडिंग इक्वेशन, फ्रॉम बेंडिंग इक्वेशन ऐसा लिखें। इस लिखने के बाद जो हमारा फिक्स फॉर्मूला होता है उसको हम लिख देंगे यहां पर, ऐसा कैसे लिखेंगे, एम एक्स एक्स इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है ई आई क्या होता है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं, तो ध्यान से रखें, उसमें देख लें। लेकिन आपको वह निकालना सीख भी जाएंगे तो भी हमें ये डायरेक्ट याद करना पड़ेगा जब ये डेरिवेशन निकालेंगे, तो इसको थोड़ा याद भी कर लें। एम एक्स इक्वल टू क्या होता है, बेंडिंग इक्वेशन से ई आई डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको इक्वेशन मैंने क्या मान लिया, सेकेंड मान लिया। फिर हम यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन से क्या करेंगे, तो एम एक्स इक्वल टू ए बी है, एम एक्स इक्वल टू ए बी है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, पूरा यहाँ पर एक साइड लिख लेते हैं, एम आई इक्वल टू एम आई डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है, पी ए माइनस पी वाई। अब इसको हमें इक्वेशन बनाना है, तो इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है सेकेंड ऑर्डर की वैसे बनाएंगे, तो उसके लिए पी वाई कहां ले जाना पड़ेगा, इक्वल किस तरफ ले जाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ई आई लिखेंगे और डी स्क्वायर वाई अपॉन क्या हो जाएगा, डी एक्स स्क्वायर, इसको हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा, पी वाई हो जाएगा, इक्वल हम पी ए इधर ही रहने देंगे क्योंकि इसमें कोई भी बाई टर्म नहीं है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सभी टर्मों में ई आई दिख रहा है, इसका डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो इसमें डिवाइड होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी वाई अपॉन क्या हो जाएगा, ई आई इक्वल, इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी ए अपॉन ई आई। तो हमारा क्या बचेगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई अपॉन ई आई इक्वल पी ए अपॉन आई। इसको इक्वेशन क्या मान लेंगे, थर्ड इक्वेशन मान लेंगे। अब जो थर्ड इक्वेशन है इसका एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है, क्या होता है, एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है, उस स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को आपको याद करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या होता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, तो हमें लिखना भी पड़ता है इसके लिए। नाउ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन, क्या लिखेंगे, फॉर दिस इक्वेशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। क्या होता है इसका फुल फॉर्म, कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। पिछले वीडियो में मैंने फुल फॉर्म भी लिख दिया था, प्लस क्या होता है यहाँ पर पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो ये फॉर्मूला याद रखना, लेकिन ये फॉर्मूला लिखने जरूरी होता है जिससे चेक करने वाले को पता रहे, लेकिन इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल जो फॉर्मूला बनता है वह हमें याद करना पड़ेगा। तो याद रखें, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो निकलता है वह जो निकलता मैं यहां पर लिख रहा हूं, उसको ध्यान से रखें।
क्या होगा, y इक्वल C1 इंटू कॉस, ब्रैकेट के अंदर x, रूट के अंदर p अपॉन ई आई, इसको ऐसा बंद कर दें, फिर प्लस होगा, फिर यहां पर प्लस के बाद C2 होगा इंटू क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर ax, फिर रूट के अंदर p अपॉन ई आई। इस बड़े आसानी से याद हो जाता है। फिर प्लस, प्लस क्योंकि इस इक्वल की तरफ जीरो नहीं, इसकी p अपॉन ई आई है, तो इसका भी सॉल्यूशन बनेगा, तो इसका भी सॉल्यूशन क्या बनेगा, यहाँ पर क्या बन जाता है, a प्लस क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो ये इसका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनता है। इसको हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस कर करके याद करना पड़ेगा, तभी ये बनेगा, क्योंकि ये यहाँ पर सॉल्यूशन इसको करके दिखाना नहीं पड़ता, सिर्फ डायरेक्ट हमें याद होना चाहिए। तो इतना सॉल्यूशन होने के बाद क्या करते हैं, जो हमारी कॉलम की एंड कंडीशन उसके आधार पर हम इसमें C1 और C2 की वैल्यू निकालते हैं। C1 C2 की वैल्यू निकालने के लिए अगर हमारी एंड कंडीशन नॉर्मली डिफ्लेक्शन से निकाल आती है, ठीक है, नहीं निकालती तो हम इसका स्लोप भी निकालते हैं। स्लोप क्या होता है, y क्या, यहां पर समझ लें, y क्या होता है, हमारा डिफ्लेक्शन होता है, डिफ्लेक्शन होता है, और जो dy अपॉन dx ये क्या होता है, हमारा स्लोप होता है। ये क्या होता है, स्लोप। इसको एक बार और कर देते हैं, अगर ऐसा कहीं लिखा आता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो ये क्या होता है, हमारा कर्वेचर होता है, कर्वेचर होता है, क्या होता है, कर्वेचर। तो इसको याद रखना। तो डिफ्लेक्शन में हम यहां पर देखेंगे बी पॉइंट पर, अगर हम देखें बी पॉइंट पर जो है उस पर डिफ्लेक्शन कैसा हो रहा है, बिल्कुल जीरो हो रहा है। और यहां पर क्या मूवमेंट भी लगेगा, याद रखें। तो मूवमेंट हम जिस पॉइंट से ले रहे हैं उस पॉइंट पर हम क्या करेंगे, कंसीडर नहीं करते, इसलिए इसमें ऐसा डायग्राम में दिखा भी सकते हैं, लेकिन उसको कंसीडर नहीं करना। तो यहाँ पर जो एंड कंडीशन यहाँ पर हम अगर देखेंगे तो डिफ्लेक्शन कैसा हो जाएगा, y इक्वल टू जीरो हो जाएगा, जबकि x की वैल्यू भी क्या कितनी होगी, यहाँ पर जीरो हो जाएगी। अब हम स्लोप देखेंगे, जो यहाँ पर स्लोप बन गया, यहाँ पर देख रहा है स्लोप बन गया, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो स्लोप की कंडीशन बनेगी, वो यहाँ पर बनेगी, लेकिन हमें बी पॉइंट पर निकालना है। तो बी पॉइंट पर जो जो स्लोप बनेगा dy अपॉन dx, y भी कैसा होगा, बिल्कुल पूरी तरह जीरो होगा, x इक्वल टू ऑलरेडी जीरो है। तो b पे कंडीशन dy अपॉन dx इक्वल टू जीरो होगा, जो स्लोप बोलते हैं, और y इक्वल टू डिफ्लेक्शन भी जीरो होगा, x इक्वल टू भी जीरो होगा। अगर हम a पॉइंट पर देखें तो a पॉइंट पर डिफ्लेक्शन यहाँ पर जो हो रहा है, देख रहे हैं, जो डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो डिफ्लेक्शन होगा, क्या होगा यहाँ पर, y इक्वल टू y क्या डिफ्लेक्शन है, कितना डिफ्लेक्शन मैंने माना, a माना है, तो a हो जाएगा। और इस तरह हम बी पॉइंट से ले रहे हैं, तो यहाँ पर जो x है, जो लेंथ है y, x की वैल्यू क्या होती है, x इक्वल टू क्या हो जाएगी, हमारी l हो जाएगी। तो ये जो बाउंड्री कंडीशन है ए पर देखेंगे तो y इक्वल टू ए होगा, x इक्वल टू l होगा, और बी पर देखेंगे तो dy अपॉन dx इक्वल टू जीरो होगा, y इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो। ये कंडीशन आगे हम यूज करने वाले, इसलिए पहले ही बता दिया, हो सकता डायग्राम छुप जाए नीचे। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं हम, हेडिंग, ये मतलब यहाँ से आगे सॉल्यूशन में यहाँ से कर रहा हूँ, तो इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ये ऊपर का सॉल्यूशन है, बाउंड्री कंडीशन, फ्रॉम बाउंड्री कंडीशन। अब यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा बाउंड्री कंडीशन, हेडिंग डाल लें, एट पॉइंट बी। एट पॉइंट बी पे क्या है, जो हमारा डिफ्लेक्शन है वह क्या है, जीरो है, डिफ्लेक्शन जीरो, तो डायरेक्ट हम y इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं, और x इक्वल टू भी क्या है, जीरो है, जो मैं ऑलरेडी यहाँ पर समझा चुका हूँ। तो हमने जैसे बताया, हमें कांस्टेंट C1 C2 की वैल्यू निकालना, जो कि कांस्टेंट है इस इक्वेशन के अंदर, तो उसके लिए हमने बाउंड्री कंडीशन y इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो ले लिया बी पॉइंट पर। तो ये इसमें रख देंगे, तो y इक्वल टू जीरो रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इस इक्वेशन के अंदर रख रहे, याद रखें, इक्वल C1 की जगह C1 रहेगा, और इनटू क्या रखेंगे, cos की जगह cos रहेगा, ब्रैकेट के अंदर x की जगह जीरो रखेंगे, रूट के अंदर क्या हो जाएगा, p अपॉन ई आई हो जाएगा, इसको बंद कर दें, फिर प्लस C2 की जगह C2 रहेगा, इनटू क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन हो जाएगा, तो x की जगह जीरो हो जाएगा, रूट के अंदर p अपॉन क्या हो जाएगा, ई आई हो जाएगा, तो प्लस a की जगह a रहेगा। यहाँ पर देखेंगे ये पूरा क्वेश्चन जीरो हो जाएगा, तो जीरो बचेगा, फिर cos जीरो इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ जीरो की जगह जीरो रहने दें, C1 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, फिर प्लस होगा यहाँ पर, ये जो साइन जीरो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो साइन जीरो इक्वल टू जीरो होता है, तो C2 भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब अगर हम C1 की वैल्यू निकालें, तो ये कहाँ इस तरफ पहुंच जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा C1 इक्वल टू क्या, जैसे माइनस ए आ जाएगा। C1 की हमने वैल्यू निकाल ली, क्या हो गई, यहाँ पर C1 इक्वल टू क्या होगा, माइनस ए आ गया। अब यहाँ पर C1 की वैल्यू आ गई, लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे,
अब C2 की वैल्यू निकालना है तो यहां पर हम क्या देखेंगे, स्लोप भी देखेंगे, क्योंकि वन एंड कैसा है, एकदम फिक्स है। तो स्लोप जो हो रहा है वही क्या, dy अपॉन डी इक्वल टू क्या है, 0 है। तो अब यहाँ स्लोप ये क्या था, y इक्वल टू इक्वेशन है, तो dy अपॉन dx निकालना पड़ेगा, तो इसका डिफरेंशियल करना पड़ेगा। तो जो इसका स्टैंडर्ड डिफरेंशियल जो निकलेगा वह मैं यहां पर लिख रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx। इसके लिए यहां पर कुछ लिख भी सकते हैं आप लोग, तो उसके लिए मैं यहां पर लिख देता हूं, नाउ स्लोप एट एनी सेक्शन, स्लोप एट एनी सेक्शन मतलब यू ऊपर एनी सेक्शन ऑब्टेन, कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम एबव इक्वेशन। क्या लिख देंगे हम, एबव इक्वेशन यहां लिख देंगे, एबव इक्वेशन। आप इसको अच्छी तरह लिख लें, क्या लिखिए, नाउ स्लोप एट एनी सेक्शन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम एबव इक्वेशन, मतलब इस इक्वेशन को फ्रॉम एबव इक्वेशन। एबव इक्वेशन कैसे, डिफरेंशिएट फ्रॉम डिफरेंशिएट, क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट एबव इक्वेशन, मतलब इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके हम क्या निकालेंगे, जो स्लोप की कंडीशन निकालेंगे। तो dy अपॉन dx हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो मैं डायरेक्ट यहां पर लिख रहा हूं स्टैंडर्ड, क्या हो जाएगा, C1 cos ब्रैकेट के अंदर, C1 cos ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, ax, और इंटू C1 के अंदर, थोड़ी गलत हो गया, इसको मैं सही कर देता हूं। तो इसको डिफरेंशिएट करने के बाद जो इक्वेशन बनती है वो होती माइनस C1 रूट के अंदर P अपॉन ई आई। फिर इसके बाद क्या लगता है, यहां पर साइन लगता है, साइन के ब्रैकेट के अंदर ax रूट के अंदर P अपॉन ई आई। इसको ऐसा बंद कर दें, फिर प्लस लगाएंगे, फिर यहां पर क्या लिखेंगे, C2 लिखेंगे, फिर रूट के अंदर P अपॉन क्या हो जाएगा, यहां पर ई आई हो जाएगा। फिर इसको ऐसा रूट पूरा कर दें, फिर क्या होता है cos, और ब्रैकेट के अंदर x रूट के अंदर P अपॉन ई आई, और इसको ऐसा बंद कर दें। तो ये क्या होता है, इसका डिफरेंशिएट करने के बाद स्लोप, यहां पर हम स्लोप की कंडीशन निकालते हैं। अब इसके अंदर फिर से जो स्लोप की कंडीशन है पॉइंट बी पर, dy अपॉन dx और x इक्वल टू 0, इसको अप्लाई करेंगे। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, एट पॉइंट v स्लोप इज 0, मतलब dy अपॉन dx इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0। बस इसमें हम पुट कर देंगे, तो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस C1 हो जाएगा, और रूट के अंदर क्या P अपॉन ई आई है, और फिर से क्या है, साइन है, और ब्रैकेट के x इक्वल टू क्या है, यहाँ पर 0, तो 0 रख देंगे, फिर रूट के अंदर P अपॉन क्या हो जाएगा, ई आई हो जाएगा, इसको बंद कर देंगे, फिर C2 रहेगा, फिर रूट के अंदर यहाँ पर क्या रहेगा, P अपॉन ई आई रहेगा, और फिर cos रहेगा, और ब्रैकेट के अंदर 0, रूट के अंदर P अपॉन ई आई। मतलब हमने क्या किया, सिर्फ x की वैल्यू 0 रख दी और dy अपॉन dx रख दिया। अब यहाँ पर ये टर्म में साइन 0 क्या हो जाए, पूरा 0 हो जाएगा, तो 0 की जगह 0 रहेगा, इक्वल 0 हो जाएगा, प्लस क्या बचेगा हमारे पास, C2 बचेगा यहाँ पर, और क्या हो जाएगा रूट के अंदर P अपॉन ई आई। ठीक है, क्योंकि ये जो टर्म है इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, cos 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, C2 P अपॉन ई आई। अब C2 P अपॉन ई आई हो गया, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करेंगे, C2 की वैल्यू निकालना है, C2 इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में जो वैल्यू होगा, इक्वल किस तरफ आएगा, इक्वल किस तरफ 0 है, तो 0 का इसमें क्या होगा, डिवाइड होगा, तो वह क्या होगी, C2 इक्वल टू क्या होगा, डायरेक्ट हमारी 0 वैल्यू आएगी। हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, C2 इक्वल टू क्या आ गया, हमारे पास 0 आ गया, C2 इक्वल टू 0 आ गया, और C1 इक्वल टू हमारा क्या आ गया, माइनस ए आ गया। अब इन दोनों वैल्यू को अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, जो पॉइंट ए है उस पर कंडीशन निकालते हैं। अब जो पॉइंट ए पर अभी मैंने कंडीशन बताई थी, एक बार और बता रहा हूं, इसको हमें याद रखना, बार बार आगे नहीं समझा पाएंगे। यहां पर y इक्वल टू क्या है, ए है जो डिफ्लेक्शन है, x इक्वल टू क्या है, एल है। इन दोनों को भी अप्लाई करेंगे आगे, तो उसको मैं समझा देता हूं। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, एट पॉइंट ए, यहां पर ऐसा बंद कर दें, क्योंकि ये सॉल्यूशन यहां से कंटिन्यू चल रहा है, तैयार रखें। एट पॉइंट ए क्या है, यहां पर जो हमारा y इक्वल टू है, y क्या है, यहां पर a है, और x इक्वल टू क्या है, l है, और C1 C2 की वैल्यू निकाल चुके, उनको भी अप्लाई करेंगे। कौन सी इक्वेशन में, याद रखें, इस इक्वेशन में, जो हमारी इक्वेशन बनी है इसी में अप्लाई करेंगे। ठीक है,
ये तो हमने स्लोप निकालने के लिए डिफरेंशिएट किया था, हमारी इसी इक्वेशन में अप्लाई करेंगे। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, a हो जाएगा, यहाँ पर a रख लें। फिर हमारा क्या है c1 है, c1 की वैल्यू क्या है माइनस a है, तो माइनस a लिख दें। फिर क्या हमारा cos है, cos की जगह cos रहने दें, x की जगह क्या रख देंगे हम l लिख देंगे, तो वहां पर हम l लिख देंगे। रूट के अंदर क्या है हमारा p अपॉन ई आई है, तो उसको लिख दिया, इसको ऐसा बंद कर प्लस। यहाँ पर देगा c2 है, c2 की वैल्यू कितनी है 0 है, यहाँ पर 0 लिख दें। फिर मल्टीप्लाई में क्या है साइन है, साइन लिख दें, ब्रैकेट के अंदर x है, x एल लिख दें, रूट के अंदर p अपॉन क्या हो जाएगा ई आई हो जाएगा, इसको बंद कर दें। फिर प्लस क्या a है, a को a लिख दें। a देखो यहाँ पर a है, तो a को a रहने दें। यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारी जो वैल्यू क्या है माइनस a है, तो माइनस a की जगह माइनस a रहने दें। ये जो वैल्यू आएगी हमारी यहाँ पर क्या हो जाएगी cos एल, रूट के अंदर क्या हो जाएगा p अपॉन क्या हो जाएगा ई आई हो जाएगा, इसको ऐसा बंद कर दें। प्लस ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस a की जगह यहाँ पर a रहेगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ए है, अगर ये इक्वल के इस तरफ आएगा तो ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला हो जाएगा, तो एक दूसरे से कैसे हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, मतलब यहाँ पर वैल्यू क्या हो सकती है 0 हो सकती है। याद रखें ये वैल्यू इक्वल के इस तरफ आएगी तो ये प्लस की है, और ये इक्वल के ये प्लस की है, और ये हमारी प्लस की है, तो ये इक्वल की अगर इस तरफ आएगी तो ये माइनस की हो जाएगी, ये माइनस और ये प्लस कैसे हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, ये 0 हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। और जो इसके साथ में जो माइनस ये है, अब ये भी इक्वल किस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस, मतलब ये भी क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। तो इस तरह हमारी जो वैल्यू यहाँ पर बचेगी उसको मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर सीधी वैल्यू बचेगी हमारे पास cos l रूट के अंदर p अपॉन ई आई, और इक्वल क्या हो जाएगा हमारा एल है ऐसा ऐसा, ठीक है, इक्वल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। याद रखें कैसे हुआ, ये इसके मल्टीप्लाई में पहले ये क्या हो जाएगा ये प्लस और ये माइनस 0 हो जाएंगे, फिर मल्टीप्लाई में जब इसके इक्वल करेंगे तो ये 0 इधर होगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा 0, तो इस तरह ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, हमारे पास ये बचेगा। अब हमें क्या करना है कॉस जो इसका सॉल्यूशन निकालना, तो उसके लिए हमारा क्या हो जाएगा सीधा हम क्या लिखेंगे यहाँ पर एल रूट के अंदर p अपॉन ई आई इक्वल कॉस, जब इधर आएगा तो cos 0 की जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वह मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। cos 0 की जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वह होती है पाई बाय 4 कॉमा 3 पाई बाय 2 कॉमा 5 पाई बाय 2 ये होती है। तो हमें इसमें क्या लिखते हैं, पिछली बार भी समझाया था, कंसीडर द लीस्ट प्रैक्टिकल वैल्यू, लीस्ट प्रैक्टिकल वैल्यू, प्रैक्टिकल वैल्यू। तो लीस्ट प्रैक्टिकल वैल्यू यहां पर कौन सी लिखते हैं, जो भी इसमें मिनिमम होगी। तो यहां पर हमने एक वैल्यू और लिखना भूल गया, तो इधर लिख देता हूं पहले में, यहां पर जो लीस्ट वैल्यू है पाई बाय 2, यहां पर लिखना भूल गया मैं, इसको मैं इधर लिख देता हूं पाई बाय 2, यहां से हटा देता हूं। तो लीस्ट वैल्यू पाई बाय 2 होती है, तो इसको हमें सीधा पाई बाय 2 ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एल रूट के अंदर क्या है, एल रूट के अंदर p अपॉन ई आई इक्वल क्या हो जाएगी पाई बाय 2, पाई बाय 2। अब पाई बाय 2 है तो इसको हमें पूरा फॉर्मूला बनाना है, तो हम क्या क्या लिखेंगे यहाँ पर, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, दोनों का स्क्वायर चढ़ाएगा तो एल, इधर का स्क्वायर चढ़ाएंगे तो एल रूट के अंदर क्या हो जाएगा p अपॉन ई आई, इसका पूरे का होल स्क्वायर लेंगे, और फिर हमें इस तरफ भी स्क्वायर चढ़ाना पड़ेगा, तो पाई अपॉन 2 इसका भी स्क्वायर चढ़ाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा एल स्क्वायर हो जाएगा, इंटू इसका रूट से रूट कैंसिल होगा, तो क्या हो जाएगा p अपॉन क्या हो जाएगा ई आई हो जाएगा, इक्वल में इधर क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। हमें p की वैल्यू निकालना, तो p इक्वल इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पाई स्क्वायर ई आई अपॉन ये बटे में आ जाएगा एल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 इंटू एल स्क्वायर। मुझे लगता है यही फॉर्मूला होगा, आपको याद होगा, ये कौन सी कंडीशन है, वन एंड फिक्स अदर एंड फ्री। तो हमारा ये फॉर्मूला आ गया, तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा कि कैसे ही निकालना। थैंक यू फ्रेंड्स।